हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। देखिए, मेजरमेंट हम अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक हर जगह देख सकते हैं। आप कोई भी सामान लेने मार्केट जाते हैं तो अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं तो मेजरमेंट ऑफ मास है ना। अगर आप दूध लेते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम है। अगर आप टेलर के पास जाते हैं तो आपकी वो मेजरमेंट लेता है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन केस फीवर हो जाए तो आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो इस तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ आप सुबह से लेकर शाम तक ये देख सकते हैं कि मेजरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं इस मेजरमेंट को। फिजिक्स में देखिए, कोई भी आप फिनोमिना समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। और जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, प्रेशर है, फोर्स है, ये सारी मेजर करनी पड़ती हैं। इसीलिए फिजिक्स में हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। फिर जिन क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जाता है, जिन क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जा सकता है और एक नंबर की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिक्स में से क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे किसी पर्सन का मास जो है वो कितना है, 65 kg है, तो मास क्या हो गई यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। किसी टेबल की लेंथ जो है वो 3 मीटर है, एरिया ऑफ द हॉल है, टेम्परेचर ऑफ द रूम है, टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ये सारी किस में काउंट होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ में। फिजिकल क्वांटिटीज़ भी फिर दो टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती जब उनका मेजरमेंट किया जाता है। द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और इनमें एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे, जैसे मास है, आप सिंपली वेइंग मशीन पे रख दें, इसमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम है, इजीली हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ है, टेम्परेचर है, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरी तरफ आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे एरिया अगर कहीं आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, पहले लेंथ मेजर करनी आनी चाहिए, राइट। स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें डिस्टेंस और टाइम, मतलब फिर वही लेंथ और टाइम दोनों कैलकुलेट करने आने चाहिए, तभी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर यूनिट्स क्या होती हैं। अब आपको ने किसी भी चीज़ को मेज़र करना है तो मेज़र करने के लिए आपको स्टैंडर्ड्स चाहिए, तो उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट। द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। मतलब जैसे आप कहीं पे लेंथ मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आप उसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे, या इंची टेप ले रखा है तो आप इंच में या फुट में, इस तरीके से आप मेजर करते हैं। तो ये जो मीटर, फुट या इंच हैं, ये क्या है, ये यूनिट्स हैं। मास के लिए किलोग्राम है, पाउंड है, टाइम के लिए मिनट है, आवर्स हैं, सेकंड्स हैं, टेम्परेचर के लिए फारेनहाइट, केल्विन, ये सारी क्या कहलाती हैं, यूनिट्स। अब किसी चीज़ को हम यूनिट कब कहेंगे, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है वेल डिफाइंड। कोई भी यूनिट जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 1 मीटर आपके फ्रेंड के 1 मीटर से अलग हो, राइट। दैट शुड बी वेल डिफाइंड, 1 मीटर इतना ही होगा। सूटेबल साइज की होनी चाहिए, मतलब अगर आपको अर्थ और सन का डिस्टेंस मेजर करना है तो आप इंची टेप से नहीं करेंगे, आपके पास बड़ी यूनिट्स होनी चाहिए। अगर आपको किसी एटम का या न्यूक्लियस का साइज मेजर करना है तो फिर से आप किलोमीटर्स में मेजर नहीं करेंगे। इसका मतलब आपके पास छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी यूनिट्स साइज के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद है रिप्रोड्यूसिबल मतलब अगर आप आज 1 मीटर जितना कैलकुलेट कर रहे हैं, कल वो उतना ही रहेगा, ठीक है। फिर इनवेरिएबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी समय और प्लेस के साथ, टाइम एंड प्लेस के साथ ये ना तो बदलनी चाहिए और ना ही नष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। इंडिया में, जापान में, यूएसए में, हर कंट्री में वो 1 मीटर उतना ही होना चाहिए, ठीक है। 1 किलोग्राम उतना ही होना चाहिए। अगर वो सेम है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, 1 मीटर। तो ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट। इसके बाद बहुत सारे सिस्टम हमारे यहाँ रहे हैं यूनिट्स के। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम।
ऐसे इसके नाम से CGS पता लग रहा है कि C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। हमेशा सिस्टम का जो नाम है वो फंडामेंटल यूनिट के नाम पे ही रहेगा। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, गॉसियन सिस्टम भी इसको बोल देते हैं। तो इसमें क्या था कि 3 फंडामेंटल यूनिट मानी, लेंथ, मास एंड टाइम, 3 फंडामेंटल यूनिट्स, और जिनको किस में मेजर किया गया, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में। बट ये बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया और नया सिस्टम आया, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भी फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट, तो इसीलिए इसको फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। अब MKS नेम से क्लियर है, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। अगेन इसमें भी 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स ली, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ के लिए यूनिट क्या रही, मीटर, मास के लिए किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड। फिर जैसे जैसे टाइम बीता इसे भी डिस्कार्ड कर दिया गया। एक और सिस्टम था जो ब्रिटेन में चल रहा था, FPS सिस्टम। क्योंकि ब्रिटेन में चल रहा था तो इसे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। FPS में F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। इसने भी वही 3 फंडामेंटल यूनिट कंसीडर की, लेंथ, मास एंड टाइम। बट इन 1971 हुआ क्या कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप किया गया एक जनरल कॉन्फ्रेंस के बाद, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अब कंसीडरेबल है, राइट? और इसमें फंडामेंटल यूनिट्स कितनी ली गई, 7, ना कि 3 फंडामेंटल यूनिट। जो अब तक जितने भी सिस्टम रहे, जैसे CGS है, MKS है, FPS है, सब में 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी, जबकि SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी इन टोटल 9, 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो इनटेक की गई। अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है वो देखिए। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ क्वांटिटी है, उसके लिए यूनिट क्या है, मीटर। क्वांटिटी है मास, उसके लिए किलोग्राम। टाइम सेकेंड। ये तीनों तो अब तक थी ही, जो 4 नई ऐड हुई वो क्या क्या थी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर के लिए SI यूनिट कंसीडर की गई केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट आपको पता ही होगा, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, राइट? तो इसके लिए सिंबल रहे, मीटर के लिए M, किलोग्राम के लिए kg, सेकेंड के लिए S, केल्विन के लिए कैपिटल K, एम्पियर कैपिटल A, कैंडेला CD एंड मोल के लिए MOL। अब ये सिंबल्स कैसे आते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि 2 सप्लीमेंट्री। देखिए ये तो क्या थी हमारे पास, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, राइट? इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थी। उनमें क्या है, पहली है रेडियन। रेडियन इट इज यूज्ड टू मेजर प्लेन एंगल। ये कोई सर्कल है और AB कोई आर्क है, राइट? ये O सेंटर है, OA रेडियस है, OB भी रेडियस है और AB कोई आर्क है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये AB आर्क सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करती है। तो ये जितना एंगल सब्सटेंड करेगी उसे हम किस में कैलकुलेट करेंगे, रेडियन में। और नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टेरेडियन। सपोज कीजिए आपके पास सर्कल नहीं, हमारे पास वाटरमेलन है और आपने वाटरमेलन को इस शेप में कट कर लिया। तो जब आप कट करेंगे तो यहाँ एक आर्क नहीं बजाय क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। और वो जो पीस होगा वाटरमेलन का, वो सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, वो 3D में होगा बजाय कि एक प्लेन, राइट? तो 3D में जो सॉलिड एंगल बनेगा उसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे, स्टेरेडियन में, और लिखा जाता है किससे, ओमेगा से। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं ये किस में आती हैं, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। अब किसी भी SI यूनिट को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें देखने हैं। तो पहला रूल ये है कि अगर आप यूनिट का पूरा नाम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप करंट के लिए लिख रहे हैं एम्पियर, राइट? अब एम्पियर के साइंटिस्ट का नेम से ली गई है, तो अगर आप पूरा लिख रहे हैं तो सारे के सारे जो लेटर हैं वो कैसे रहेंगे, स्मॉल लेटर। आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे ए कैपिटल एंड देन स्मॉल, राइट? न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है,
फोर्स की यूनिट होती है, तो अगर आप कंप्लीट लिख रहे हैं तो उसे कैसे लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स में, ना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो फुल नेम अगर यूनिट का लिखना है दैट शुड बी स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। सेकेंड रूल है, अगर किसी साइंटिस्ट के नेम से कोई यूनिट है और आप सिर्फ उसको एब्रीविएट करके लिख रहे हैं, जैसे न्यूटन को सिर्फ एन से लिखा जाता है, तो उस वक्त न्यूटन स्मॉल लेटर नहीं बल्कि क्या रहेगा? कैपिटल लेटर, राइट? पूरा लिखेंगे तो सारे स्मॉल लेटर, एब्रीविएट करके लिखेंगे तो कैपिटल लेटर। इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। केल्विन के लिए कैपिटल के, एम्पियर के लिए कैपिटल ए एंड कूलम के लिए कैपिटल सी। नेक्स्ट इज, और बाकी जितनी भी अदर यूनिट्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट के नेम से हैं, नहीं है साइंटिस्ट के नेम से नहीं है, तो वो किससे लिखी जाएंगी? स्मॉल लेटर से। जैसे मीटर के लिए एम, सेकंड के लिए एस, किलोग्राम के लिए केजी। के और जी दोनों स्मॉल रहेंगे, ध्यान दीजिए के कैपिटल नहीं होता है। कैंडेला सी और डी दोनों ही कैसे रहेंगे? स्मॉल लेटर्स, राइट? और क्या रूल है? वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमरल। मतलब अगर आपको 10 kg लिखना है तो 10 के बाद थोड़ा स्पेस रहेगा, उसके बाद kg लिखा जाएगा। 5 न्यूटन लिखना है तो 5 के बाद थोड़ा स्पेस रहेगा, देन न्यूटन लिखा जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। मतलब अगर आपको ये कहना है कि मेरे पास 5 किलो आलू है तो 5 kgs किलोग्राम्स नहीं होता। It's not kilograms. This is 5 kilogram. ठीक है? 6 मीटर, it's not meters. meters गलत है, kilograms गलत है, seconds गलत है। ठीक है? तो आप यूनिट्स किस में रहेंगी? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगी। ना ही आपको फुल स्टॉप यूज करना है। यूनिट लिखने के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे 7 मीटर, इट्स ओके, बट 7 मीटर और लास्ट में फुल स्टॉप, दिस इज रॉन्ग। No space is used between the symbols, like joule second. जूल सेकंड लिखना है तो वो इकट्ठा लिखा जाएगा। 4 के बाद जैसे स्पेस दिया, 4 के बाद स्पेस दिया, उसके बाद जूल और सेकंड में स्पेस नहीं देना, वो गलत हो जाएगा। न्यूटन मीटर लिखना है, आप इकट्ठा लिखेंगे। वोल्ट एम्पियर लिखना है, आप इकट्ठा लिखेंगे, राइट? जो न्यूमरल टर्म है, जैसे 4 है, इसमें और यूनिट में, इनमें गैप रहेगा, लेकिन जो यूनिट्स हैं उनमें गैप नहीं आएगा। जूल और सेकंड इकट्ठा लिखा जाएगा। फिर यहाँ कुछ एसआई प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, जरा देखिए इनको। आपने बहुत बार देखा होगा कि 10 की पावर 3 1000 को हम क्या लिख देते हैं? किलो लिख देते हैं, है ना? तो ऐसे ही 10 की पावर अगर 1 है तो उसे हम क्या लिखते हैं? डेका। 10 रेज़ टू पावर 2 है तो हेक्टो। 10 रेज़ टू पावर 3 इज किलो। 10 की पावर 6 इज मेगा एंड सो ऑन। ठीक है? मेगा, जिगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, इस तरीके से। ये जब हमें बहुत बड़ी किसी चीज़ को मेजर करना होता है उसके लिए। अगर हम स्मॉल चीज़ों को अगर मेजर करना चाहते हैं तो हमें छोटी यूनिट्स चाहिए। तो छोटी में क्या रहेगा? फैक्टर्स स्मॉल हो जाएंगे। 10 रेज़ टू पावर -1 को बोला जाता है डेसी, -2 को सेंटी, 10-3 को मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फैम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे 3 मिली एम्पियर आपने लिखना है, मिली का मतलब कितना है? 10 रेज़ टू पावर -3। तो सिंपली हम लिख सकते हैं 3 × 10 रेज़ टू पावर -3 एंड एम्पियर के लिए ए, राइट? अब ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं मेजरिंग लेंथ के लिए। जैसे अगर आपको बैक्टीरिया को, तो वो किलोमीटर में नहीं हो सकता, राइट? तो उसके लिए हमें छोटी यूनिट चाहिए, वो होता है 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रोन। ओके, 10 की -6 मीटर, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोन। अगर आपको मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो उनका साइज किस में रहेगा? 10 रेज़ टू पावर -9, इतना छोटा, उसे क्या कहते हैं हम? नैनो। तो हमें छोटी यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है और बड़ी यूनिट्स की भी। ये देखिए, एटम्स के लिए अगर आपको साइज देखना है तो वो किस में रहेगा? एंगस्ट्रॉम में, 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज 1 फर्मी, 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर। उसके बाद ये है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ।
मान लीजिए हम अर्थ और सन के डिस्टेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत लार्ज डिस्टेंस है, तो हर बार हम उसे 10⁻11 मीटर नहीं कहेंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक और है मेजरिंग मास के लिए बहुत बड़ी यूनिट, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर इंडियन साइंटिस्ट, उनके नाम पर है ये, दैट इज 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। और वो कितना आता है देखिए, 2.7 इंटू 10⁻30 kg। इट इज द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। मतलब आप किलोग्राम, ग्राम और जितनी भी बड़ी से बड़ी यूनिट के बारे में सोच सकते हैं मास को मेजर करने के लिए, उन सब में बड़ी कौन है? चंद्रशेखर लिमिट। अगर आप टाइम की बात करें कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की, तो सोलर डे 24 आवर्स को बोलते हैं ना, एक सिंपल दिन को। एक साइडरियल डे बोलें तो 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। लूनर मंथ है 27.3 डे जिसमें आएंगे। सोलर ईयर है 365 सोलर डेज आएंगे। एंड वन शेक वेरी इंपॉर्टेंट, 10⁻⁻8 सेकेंड्स। देखिए ये जो जितनी भी यूनिट्स की मैं बात कर रही हूँ, दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट्स, राइट। फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स अलग हैं, और ये क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो ये था कुछ बेसिक नॉलेज यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशंस का क्या यूज़ है, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, राइट। तो टेक केयर, बाय बाय।